बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला आपका। इसराइल और ईरान का मामला जो है वो किसी करवट बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सरप्राइजेज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक दुनिया को, इवन हमें भी कुछ हद तक, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान इस तरह से रिटेलिएट करने की सलाहियत रखता है। कुछ मुबस्सरीन ये कहते हैं कि हमें मालूम था, स्पेशली जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि हम जानते थे कि ईरान की ताकत जो है अपने आप का दिफा करने की वो कितनी ज़्यादा है, लेकिन शायद वेस्ट ने या इसराइल ने और ट्रंप ने इसके बारे में नहीं सोचा था। अब सिचुएशन ये है कि इसराइल और ईरान का ये मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है और ट्रंप को आकर बयान देना पड़ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हमने डील करवाई थी, सीज़ फायर करवाया था, हम वैसे ही करवा सकते हैं। और उससे पहले उनका बयान ये आया था कि हम इसराइल के साथ इस जंग के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो फिर ये तब्दीली क्यों आई है? क्या वाकई में ईरान ने अमेरिका को सरप्राइज़ किया है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ से? इसके ऊपर बात करेंगे और इससे जुड़ी जितनी भी अभी तक खबरें आई हैं हर एक के ऊपर नुक्ता ब नुक्ता कोशिश करेंगे कि बातचीत की जाए। और उसके साथ साथ बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी जो है वो बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। कुछ पॉइंट्स उन्होंने वफाकी हुकूमत के सामने रखे हैं और कहा है कि अगर वो नहीं माने जाते, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो फिर वो वोट नहीं देगी बजट के लिए। ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा। और फिर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज के लिए एक मरतबा फिर से तैयार होने जा रही है, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है, इस पर भी कुछ बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान गिराम मडूर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमें ज्वाइन करेंगे। आपको वेलकम करेंगे चिश्ती साहब ज्वाइन करने के लिए। कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब। राना साहब, आपकी इजाज़त से अगर मैं एयर कमोडोर साहब से आगाज़ करना चाहूँ। खालिद चिश्ती साहब, सबसे पहले तो सिचुएशन को अब आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? 2 से 3 दिन के बाद हम दोबारा से गुफ्तगू कर रहे हैं इस इशू पर। क्या तब्दीली देखी है आपने अभी तक? पहले इजराइल जो है वो नज़र आ रहा था कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, लेकिन अब थोड़ा सा बैकआउट करता हुआ नज़र आ रहा है इजराइल। जी आयशा, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। देखिए, बिल्कुल सरप्राइज है बहुत ज़्यादा, और खासतौर पर एक प्लेजेंट सरप्राइज है कि ईरान ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है और जितना मैसिवली हिट बैक किया है, ये आमतौर पे हम लोग तवक्को नहीं कर रहे थे अंडर द सर्कमस्टांसेस के शायद ये नहीं कर पाएगा ईरान। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सबसे ज़्यादा है कि एज अ शॉकिंग सरप्राइज ईरान की टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट और टारगेट किया गया। पहले दिन ही आपने नोट किया, और उससे लग रहा था कि शायद इम्बैलेंस जो क्रिएट किया है इजराइल ने पहले दिन, वो ईरान इतनी जल्दी रिकवर शायद ना कर सके। लेकिन क्योंकि बहुत रेजिलिएंट लोग हैं और जाहिर है ये एक तहजीब है, ये मुल्क या एक कंट्री है, कोई लोग नहीं हैं, तो उन्होंने बहुत कम बैक बड़ी जल्दी किया। एक बात और जाहिर है, मैं पाकिस्तान हिंदुस्तान की जब जंग हुई थी तो मैं यही कह रहा था कि जो डिफेंड करती है साइड, अगर वो हिट बैक और प्राइस बढ़ा दे, दूसरे मुल्क के लिए हमला करने की कीमत बढ़ा दे और उसमें कामयाब हो जाए, तो या तो सीजफायर जल्दी हो जाता है या फेवरेबल नोट पर जंग एंड होगी, तो उसके लिए नेगोशिएशन टेबल पर बैठना आसान होता है अपने बेहतर टर्म्स लेने के लिए। तो अभी आपने देखा कि ईरान ने जितनी मैसिव डिस्ट्रक्शन की, चाहे उस तरह एलिमिनेशन नहीं की लीडरशिप की उनकी या न्यूक्लियर साइंटिस्ट की, और उस तरह नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ देखें आयशा कि आप नोट करें कि इसराइल के जो आम लोग हैं, तकरीबन 1 करोड़ लोग हैं, वो आदी नहीं है इस तरह की टेंशन में रहने के, क्योंकि उनको तो ये आदत थी कि उनकी एयरफोर्स जाती है, दूसरे मुल्कों में तबाही मचाती है, चाहे वो गाजा हो या कहीं हो, और वापस आकर अपना रिजल्ट भी क्लेम करती है। आयरन डोम जिसके ऊपर काफी प्राइड भी लेता है इसराइल के, कोई मिसाइल वहां पर नहीं पहुंच सकता, कोई अटैक नहीं कर सकता, उसको जिस तरह से एक्सपोज किया है ईरान ने और ईरान की मिलिट्री ने, वो भी निहायत काबिल तारीफ है। राना साहब, आपकी तरफ मैं आ जाती हूँ। पाकिस्तान की राइट नाउ जो पोजीशन है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ईरान और इसराइल की, उसमें पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार, तो मैं उस तरह से नहीं कहूँगी क्योंकि अभी मौका नहीं मिला, लेकिन यह है कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि ईरान के साथ हम खड़े हुए हैं, और ईरानी पार्लियामेंट के अंदर आज पाकिस्तान के हक में बड़ी नारेबाजी हुई है। पाकिस्तान की पोजीशन को राइट नाउ ज़रा एक्सप्लेन करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है ईरान के साथ बग़ैर किसी कन्फ्यूजन के खड़ा है, और हम समझते हैं कि इजराइल ने जो जारियत की है, ख़ास करके जो उसने एथनिक क्लेंजिंग एजेंडे पे वो लगा हुआ था गाज़ा के और फ़लस्तीनियों के, अब उसके बाद एक अनप्रोवोक्ड वॉर उसने जो है इनिशिएट किए, तो इसकी हम ना सिर्फ मज़म्मत करते हैं बल्कि हम भरपूर तरीके से ईरान के साथ खड़े हैं। देखें हमने क्या इकदाम लिए। एक तो क्राइसिस सेंटर जो है वो पाकिस्तान में डेवलप कर बना दिया गया है, जो कि अगर कोई इमदाद की रिक्वायरमेंट है तो उसको लाइजॉन रखा हुआ है ईरानियों के साथ। फिर जो यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बनाया गया, उसके अंदर बराह रास्त
ईरान के जो वहाँ रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेके शुक्रिया अदा किया, और आप बता रही हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी तो एक भरपूर सपोर्ट जो है वो दी जा रही है। देखिए हम वी आर वाचिंग द सिचुएशन, हम यूनाइटेड नेशन को अर्ज कर रहे हैं कि ये डी एस्केलेशन होनी चाहिए है, और दुनिया को नोटिस लेना चाहिए है कि इज़राइल इस तरह खुला जो है वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा है और जंग जो है अनप्रोवोक्ड कर रहा है। तो यहाँ रिस्ट्रेंट दुनिया से को इम्पोज कराना चाहिए ईरान के ऊपर। तो हमारा यही मौक़िफ़ है, हम खड़े हैं, वी आर अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, वी आर वॉचिंग द सिचुएशन। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग और कंसर्निंग भी मैं कहूँगी जो आज ख़बरें रिपोर्ट होती रही वो ये मिस इन्फॉर्मेशन जिस तरह से फैलती रही है। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफ़ा के बयान को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर घुमाया जाता रहा है, दैन इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़ारजा को आकर उसकी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई अपने न्यूज़ जो हैं वो ईरान को नहीं देने जा रहे हैं या फिर उसका जवाब जो है हम नहीं देंगे, हमने ऐसी कोई ट्रम्प को बात नहीं की है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है इसमें, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट का बड़ा फोकस रहा है मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने पर। देखिए ये ऑब्वियसली ये पहले तो बात की मिस इन्फॉर्मेशन है। पाकिस्तान के जो असासे हैं वो पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं और वो उनका यही वाहिद मकसद है। बाकी जो मैंने आपको कहा कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर रहे हैं, हम वहाँ अपना किरदार अपना डिप्लोमेसी के थ्रू किरदार अदा कर रहे हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। बाकी तो इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर, अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन विद इन द कंट्री फैलाई जा रही है तो हम उसको भी रिफ्यूट करेंगे और बल्कि जो कानून है उसके मुताबिक जो है वो एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, लॉज हैं, उनको उनके उसका पाबंद है और ये पाकिस्तानियों के दिफा के लिए ये चीज़ अवेलेबल है। अच्छा राना साहब, हमने जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें हमने देखा कि ईरान ने ये पेशकश की कि वो सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। उनके वज़ीर ख़ारजा आए भी, पाकिस्तान भी आए, उसके बाद वो इंडिया भी गए थे। पाकिस्तान ऐसा कोई किरदार अदा कर सकता है ऐसी सिचुएशन के अंदर, डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट? देखिए पाकिस्तान तो ऑलरेडी इंगेज है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस के साथ हम इंगेजमेंट हमारी जारी है। फिर जो रीजनल प्लेयर्स हैं जिसमें तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, कतर है और दीगर ममालिक हैं, सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, तो वी आर इन टच विद दैम। और हम समझते हैं कि ये सबकी एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कोई भी अनप्रोवोक्ड अगर कोई जंग किसी मुल्क पे शुरू कर दे तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि ये तो ख़त्म ही नहीं होगी, ये तो एक दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धकेल रही है। तो इतनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी और एक ऐसा मुल्क जो कि सब देख रहे हैं कि बच्चों को मारता है, जो एथनिक क्लेंजिंग करता है, अब वो इतना खुला हो गया है, इतना उसमें जो है वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो अब मुल्कों के साथ जंगें शुरू कर देगा। तो हमें इस चीज़ को एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी ये हम समझते हैं हर मुल्क की जिम्मेदारी है कि वो इसको कंडेम करे और इजराइल को जो है इंटरनेशनल प्रेशर के थ्रू रिस्ट्रेंट किया जाए। वी रियली वांट टू सी कि पाकिस्तान इसके अंदर कोई किरदार अदा करे। वी आर प्लेइंग द रोल और उसको देखें, मेन चीज़ ये है कि जो मुल्क इस वक्त जो है वो अंडर थ्रेट है और जो जंग लड़ रहा है वो अप्रिशिएट कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ी गवाही या एविडेंस नहीं हो सकती, हम जितने मर्जी नारे लगाएं, अगर ईरान जो है वो मुतमईन है पाकिस्तान के रोल से तो मेरे ख्याल से इट सेज अ लॉट कि पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर और हर लिहाज से जो इस जंग के अंदर हम जो अपना हिस्सा डाल रहे हैं उसको वो मुल्क भी अप्रिशिएट कर रहा है। ठीक है, तैमूर मलिक साहब, आपका टेक मैं जानना चाहूँगी इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है और ईरान के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है हम देख रहे हैं कि वहाँ पर एक यूनिटी हमें आवाम के दरमियान नज़र आ रही है। कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है, सिर्फ ईरानी है, ईरानी गवर्नमेंट है और एक उनका दुश्मन है और वो है इजराइल। पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमें इस तरह की सिचुएशन कम नज़र आई थी। पीटीआई वहाँ पर भी हमें एक अपोजिशन का किरदार अदा करती हुई नज़र आई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, ऐसे बिल्कुल नहीं है, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ इस बात पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल बिला तफरीक जो है पाकिस्तान और इंडिया वाले इशू के ऊपर सारों के साथ, हुकूमत के साथ खड़ी थी। हुकूमत क्या, पूरा पाकिस्तान सिर्फ उस वक्त पाकिस्तानी था, मुझे और आप समेत। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए जब प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया तो पीटीआई नहीं गई थी बातचीत करने के लिए, कई मरतबा कोशिश की गई। हो सकता है, देखिए वो जो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई थी सिक्योरिटी के लिए, उसके अंदर भी पीटीआई नहीं गई थी। पहले ऐलान किया गया कि जाएंगे, उसके बाद इनकार कर दिया गया था। देखिए वो अंदरूनी जो सियासत है वो अपनी जगह, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो इंडियन प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन थी, आई थिंक वो सब गवाही देंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
के ओहदेदार हों या उनके सपोर्टर्स हों, जनरल अवाम हो, उन्होंने इंडियन प्रोपेगेंडा को काउंटर किया और पाकिस्तान की स्टेट पोजीशन जो थी वो आपके जैसे लोगों के साथ मिलकर, जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया था उसके साथ मिलकर उसको पूरी तरह काउंटर किया। और पाकिस्तान की जो जीत है और उसका जो एक नैरेटिव है, उसमें बहुत बड़ी वजह यह है कि वी वर अहेड ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ आवर क्लैरिटी ऑफ आवर कम्युनिकेशन एज वेल। तो ये नहीं कह सकते कि उसमें कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी अवाम को इस वक्त रिप्रेजेंट करती है, कि उसमें कोई तफरीक थी या वो साथ नहीं थी, उसके बगैर ये तो हो ही नहीं सकता था। तो ये आई थिंक हम क्लियर कर रहे हैं। अच्छा तैमूर साहब, ये ट्रस्ट हम डेफिसिट साथ डेफिनेटली ही करें। अंदरूनी सियासत की अगर बात करें तो वो तो है ही, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट एक दूसरे, कोशिश होती है कि चारों शान एक दूसरे को चित करते रहे, लेकिन जो पार्लिमानी वफ्द बना था जिसको लीड किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, उसमें मैंने एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से पूछा कि आपने पीटीआई की कोई रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं रखी उस वफ्द के अंदर, तो उनका कहना था कि वी कैन नॉट ट्रस्ट देम, ये इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाकर जो है पता नहीं क्या बात कर दे, तो हम ये ट्रस्ट नहीं कर सकते। नेशनलिज्म जहां पर आ जाता है वहां पर भी पीटीआई पर ट्रस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? ये इस मामले पे तो ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए, आपको नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बल्कि मैंने तो कई लाइव शोज पे ये बात पहले भी कही है कि ऐसे मैंने इन साहब का जिसका आप जिक्र कर रही हैं या मेंबर का, उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन जनरली मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कहते हुए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई और रिस्पॉन्सिबल लोग भी, कि बिल्कुल पीटीआई के लोग जो हैं जब पार्लियामान में इनके साथ कमेटीज में बैठे हुए हैं तो ऐसी चीज़ों पे जा सकते हैं। देखें, यहाँ पार्टी में आपको हो सकता है कि चंद लोगों के बारे में आपको ये ख्याल हो कि वो बाहर जाके अपनी ज़ाती हैसियत में कोई ऐसी बात कर सकते हैं, बट मेरे जैसे लोग जो कि अब बैनुल अक़वामी कवानीन के ज़ाहिर है काम भी करते हैं, पाकिस्तान को हर जगह रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो गैर ज़रूरी और गैर मुनासिब बात कहीं भी नहीं कर सकते। और अभी भी मतलब इस वक्त कोई भी इशू हो, बिल्कुल पाकिस्तान को डिफेंड करें और करना चाहिए। मैं सिर्फ राना साहब ने जो बात की, मैं उस पर कि पाकिस्तान जो कुछ करना चाहिए वो कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अहम मेंबर है, उसकी कई कमेटीज को लीड कर रहा है, तो बिल्कुल पाकिस्तान के पास इंपॉर्टेंट फोरम मौजूद है। साथ ही मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है OIC, जो पहले बहुत जिसका जिक्र होता था, अब बिल्कुल जिक्र नहीं होता। पाकिस्तान वाहिद एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, जैसे इन्होंने भी कहा, बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, और हमारे जो जोहरी असासे हैं वो पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं, हमारी मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस के लिए हैं। लेकिन OIC के फोरम को एक्टिवेट करना चाहिए, इन एडिशन टू UNSC और बाकी प्लेटफॉर्म्स के, कि OIC भी मुत्तहिद होकर कुछ करे, और पाकिस्तान मेरे ख्याल में इसमें बहुत एक अहम रोल प्ले कर सकता है। पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है। ठीक है तैमूर साहब। अब चिश्ती साहब, पार्लियामेंट का इजलास जो हुआ ईरान के अंदर, उसमें अब ये स्टेप्स लेना शुरू कर दी गई कि लेजिस्लेशन की जाए कि ईरान जो है वो इस ट्रीटी से निकल जाए, NPT जो ट्रीटी है उससे निकल जाए, और निकलने के बाद वो अपना जो जोहरी प्रोग्राम है उसको जारी रख सके। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? एंड देन मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। सऊदी अरब ने कंडेम भी किया है और ईरान के साथ हमदर्दी का इजहार भी किया है। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है खित्ते के अंदर? अच्छा, देखिए, जो NPT का बैकग्राउंड है वो हमें देखना चाहिए कि ईरान ने 1968 में NPT साइन की थी और 1970 में उन्होंने दोबारा उसको रेटिफाई किया था। इसका मतलब है इतना पुराना उनका एग्रीमेंट या सिग्नेटरी है वो NPT के। फिर इन पर शक किया गया कि ये शायद न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले हैं, और 2012 का या 2011 का बल्कि देखे नेतन्याहू का एक इंटरव्यू जिसने उस अंग्रेजी में कहा था कि ईरान इज डेज अवे फ्रॉम मेकिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। वो 13 साल हो गए, मुझे डेज नजर नहीं आ रहे, और ये थ्रू आउट पिछले जब से NPT साइन किया है पाकिस्तान की बात भी की थी नेतन्याहू ने। जी, वो भी बात की थी कि पाकिस्तान को भी टारगेट करना चाहिए था, लेकिन वो पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी कि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आ गया, अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ गई, तो वो एक रेस्ट इज हिस्ट्री। कमिंग बैक टू ईरान ने साइन भी किए थे, जैसे मैंने कहा, 2015 में एक ट्रीटी साइन की थी अमेरिका और इजराइल और बहुत सारे और गारंटियां भी थे ईरान के साथ जी। और उसमें उसको कहा गया था कि अगर आप इंस्पेक्शन के लिए अपने न्यूक्लियर प्लांट सारे खोल दें तो हम आपसे सैंक्शंस उठा लेंगे और आपको ट्रेड करने देंगे, इकोनॉमी में आपको फैसिलिटेशन करेंगे। ये सारा एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। ट्रंप आए प्रेसिडेंट 2018 में, और 2018 में उन्होंने वन साइडेड अपनी तरफ से ये विड्रॉ कर लिया कि वी आर नो मोर ऑनरिंग दैट एग्रीमेंट। और मेरी नजर में वजह सबसे बड़ी ये थी कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर को नेतन्याहू उस वक्त भी थे, और उनको ये था कि ये उनकी पसंद का एग्रीमेंट नहीं था।
क्योंकि वो समझते थे कि जब न्यूक्लियर प्लांट की इंस्पेक्शन खुलेगी, ईरानी लोग खड़े हो जाएंगे अपनी हुकूमत के खिलाफ और रजीम बदल देंगे, अपनी हुकूमत बदल देंगे। वो हुआ नहीं। तो यानी वन साइडेड अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसको रिवोक कर दिया। अब ये देखिए, एक और चीज देखिए जो मुझे हैरान करती है, वो ये है कि जब आप किसी मुल्क से नेगोशिएट कर रहे होते हैं, और जो कि इजराइल की और या डायरेक्टली अमेरिका की इजराइल के बिहाफ पे एक नेगोशिएशन चल रही थी इस वक्त ईरान के साथ। ये कभी नहीं इंटरनेशनल मायदों में मैंने देखा कि जब आप नेगोशिएशन कर रहे हो और उसके दरमियान हिट कर दें या स्ट्राइक कर दें। नेगोशिएशन एथिकली उस वक्त होती है जब आपके मुज़ाकरात एक दफा फेल हो जाते हैं, आप कंक्लूड कर लेते हैं, और हुकूमत ईरान अगर ऐलान कर देती कि हम विड्रॉ कर रहे हैं या हम एग्री नहीं करते और हम वॉकआउट कर रहे हैं, फिर इस तरह की स्ट्राइक्स का एक एथिकली अगर थोड़ा बहुत एथिक्स बनाई भी जाए, वैसे तो उसको नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जब भी कन्फ्रंटेशन बढ़ती है तो फिर उस वक्त होती है जब एक मुल्क साफ इनकार कर दे। ऐसा तो हुआ ही नहीं। खालिद साहब, आपको इसका मतलब ये है कि मैं इसकी रीजन में ये समझूं, इसकी रीज़न भी मुझे बता दीजिए, और साथ ये नेतन्याहू जो ईरानी अवाम को एड्रेस करके एक अपराइजिंग की भी फ्रॉम इनसाइड ईरान ये कोशिश कर रहे थे, उसके ऊपर भी मैं चाहूँगी ज़रा आप कमेंट करें कि ये पॉसिबल हो पाएगा, ये जो उन्होंने कोशिश की थी ईरान के अंदर कि अंदर से ही रिवोल्ट हो जाए। देखिए, जो पहला सवाल आपने किया कि इसकी रीजन मैं बताऊं, रीजन इसकी ये नजर आती है अपरेंटली कि ये ईरान को मिसलीड किया गया, मेरी नजर में उसको एंगेज किया गया नेगोशिएशन के अंदर, उसको ये वहम या ख्याल ये बिलीव कराया गया कि हम नेगोशिएशन कर रहे हैं। इसलिए जब आप नेगोशिएशन कर रहे होते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया, तो जब आप नेगोशिएट करते हैं तो रिलेटिवली ऑफ गार्ड होते हैं, आपको नहीं होता कि इस नेगोशिएशन के दौरान स्ट्राइक हो जाएगी। ये एक शायद उनकी एक स्ट्रैटेजी थी या एक मिसलीडिंग उन्होंने एक्ट किया या स्ट्रैटेजी की इस तरह की कि उसको ऑफ गार्ड किया और उस दौरान स्ट्राइक कर दिया। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि सबसे खतरनाक जो इस स्ट्राइक का हुआ है वो ये हुआ है, आपके सामने है कि जो उनकी पासदारान इनकलाब की लीडरशिप को हिट कर एलिमिनेट किया गया, उनकी मिलिट्री लीडरशिप को, आर्मी को हिट किया गया, और 9 और अब तकरीबन 18 न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद किए गए हैं। तो इस सारे को देखते हुए मुझे नजर आता है कि ये सब कुछ प्री प्लान था, बिकॉज इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन रातों रात की प्लानिंग में नहीं होती। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट ध्यान में हमें रखनी चाहिए कि अब इजराइल ने कहा है कि हमने ड्रोन जो है विद इन ईरान सॉइल टेक ऑफ करवाए थे और हमने ये टारगेटिंग की थी। और ये जो लीडर्स को टारगेट किया गया है, ये तो इंडिविजुअली मोसाद ने या एक्शनेबल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत डिजिटली उनको ट्रैक किया है और प्रिसाइजली उनको हिट किया है ऑब्वियसली। और ये ड्रोन्स वगैरह से नहीं होती ऐसी चीजें। आपने देखा कोई कोलैटरल डैमेज या साइड पे कोई डैमेज अनाउंस नहीं हुआ। तो ये बड़ी स्ट्रेंज बात है, शायद उसको मिसलीड किया गया। अब जो आपका सेकंड पार्ट है, मैं क्विकली उसका जवाब दे देता हूँ। जो आपने कहा कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा ईरानी लोगों को क्या आप खड़े हो जाए, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है, साइब ऑप्स होती हैं, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं कि आप लोगों के दरमियान में मिसट्रस्ट पैदा करते हैं, बददिली पैदा करते हैं, जो हुकूमत के खिलाफ एलिमेंट होता है उसको उभारते हैं और एक एलिमेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट में देने की कोशिश करते हैं। कल भी आपने देखा था इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा जल्द हमारे तैयारे तेहरान पर उड़ रहे होंगे। यानी वो साइकोलॉजिकली आपको इतना सप्रेस करना चाहते हैं और लोगों की उम्मीद तोड़ना चाहते हैं बुनियादी तौर पर। वो था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। राइट, ठीक है। अच्छा राना साहब, पाकिस्तान के ऊपर ये भी बात की गई कि पाकिस्तान ने शायद इंटेलिजेंस शेयरिंग की है इस अटैक से पहले ईरान के साथ। इसके ऊपर मैं चाहूँगी ज़रा आप एक कमेंट कर दें। और ख्वाजा आसिफ साहब का बयान जो है कि मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि अब इजराइल जिस मुल्क पर अटैक करता जाता है हम खामोश रहते हैं, स्पेशली मुस्लिम ममालिक की मैं बात कर रही हूँ, कल को फिर हमारी बारी होगी। तो पाकिस्तान इस सिलसिले में एक्शनेबल उसके पास क्या प्लान मौजूद है कि फ्यूचर में इस तरह से सिचुएशन ना देखनी पड़े या पाकिस्तान महफूज रहे? देखें, जो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बात की वो दुरुस्त की, और जो मेरे दोस्त भी अभी पीटीआई से बात कर रहे थे वो भी यही कह रहे थे कि ओआईसी का इजलास बुलाना चाहिए। वो इजलास जो है वो हमारे कहने पे नहीं, लेकिन हमने उसको बिल्कुल फ्लोर ऑफ द हाउस पे, और डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात की कि अगर बेइत्तफाकी होगी, अगर डिवाइडेड अगर आप रहेंगे तो ऑब्वियसली फिर जो दुश्मन होता है वो तो फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। और ये वक्त है कि यकजहती जो है वो मुस्लिम ममालिक में हो और वो नज़र आए, और ओआईसी का अगर इजलास बुलाया जाता है तो उसका खैर मकदम करेगा पाकिस्तान, बल्कि एक डिफेंस मिनिस्टर इज़ आस्किंग कि उसको बुलाया जाए। देखें, पाकिस्तान का रोल इंटेलिजेंस शेयरिंग के, ऑब्वियसली जो हमारे दोस्त हैं, जो दोस्त ममालिक हैं हमारे, अगर हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी
जो हमारे दोस्तों को मददगार होगी तो हम उसको ज़रूर अगर समझेंगे कि शेयर करने की ज़रूरत है तो पाकिस्तान आज़ाद है कि उसको शेयर करे अपने दोस्त ममालिक के साथ। और इसमें कोई ऐसी कोई कदगन या कोई गलत चीज़ नहीं है, या इंटरनेशनली ये बिल्कुल हमारा हक है, राइट है। नायब वज़ीर आज़म ने वैसे इनकार कर दिया कि उन्होंने नहीं किया, कोई शेयरिंग नहीं की गई है। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो हमारे पास तो ये राइट है हमारा कि हम अपने दोस्त ममालिक को ऐसी कोई बात बताएं जो कि उसका नुकसान होने जा रहा है, तो वो उसका नुकसान अगर बचता है तो इसमें कोई बात नहीं। अगर उन्होंने ये कहा है कि नहीं की तो डेफिनेटली फिर ये हमारा ऑफिशियल स्टांस होगा कि हमने नहीं की। लेकिन ये राइट है किसी भी मुल्क का कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो और वो समझता है कि वो अपने दोस्त ममालिक को उसमें हेल्प आउट कर सकता है तो इसमें कोई, देखें हमारा रोल इंटरनेशनली एज ए इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होने के तहत यही है कि हम इसको इंटरनेशनल फोरम्स में कंडेम करें। हम डिप्लोमेसी के थ्रू दुनिया भर में जो हमारी सोच रखते हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ और वो प्रेशर बिल्ड करें कि ये एक ऐसी जंग जो जिस तरह अभी जो है मार्शल साहब भी कह रहे थे कि नेगोशिएशन जारी हैं, उस दौरान में आप एक अनप्रोवोक्ड अटैक कर देते हैं, फुल फ्लेज आप हमला आवर हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे अगर एथिकली मॉरली देखें तो इजराइल ने गलत किया है और वो पहले भी गलत करता आ रहा है और दुनिया भर में एहतजाज हो रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियन ममालिक मेजॉरिटी हो, अगर क्रिश्चियन है, यहूदी भी वो भी इजराइल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जो ये खतरा जो है राना साहब वो तो फिर भी मौजूद है कि इजराइल पहले मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी हमें नजर आ रहा था या दूसरे ममालिक के अंदर प्रॉक्सीज के थ्रू कोशिश करता था कि वहाँ पर किसी तरह से जो है एहतजाज किया जाए या रजीम चेंज की जाए। अब वो इस खत्ते में साउथ एशिया के अंदर आकर हमारा नेबर है ईरान, ठीक है, मिडल ईस्ट और साउथ एशिया, यहाँ पर ख़तरा तो फिर पाकिस्तान को मौजूद है। पाकिस्तानियों को आप किस तरह से यकीन दिलाएंगे कि अगर वैसे तो पाकिस्तानियों को यकीन है कि खुदा न खास्ता कुछ होता है तो हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। पाकिस्तान ने तो साबित कर दिया है कि 80 अरब डॉलर का भी जो दिफाई बजट है वो भी नाकाफ़ी है पाकिस्तान की दफा को चैलेंज करने के लिए, और उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फिर मैं ये भी देखें, हम वी आर वेल इक्विप्ड, हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसका जो मैं कोई यानी कि इट इज़ वेरी वेल इक्विप्ड टू रीच आउट एनीवेयर, जहां भी हमारे दुश्मन अगर दूर भी बैठे हैं तो हम वहां भी पहुंच सकते हैं उसके जरिए। तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान की और पाकिस्तान का फोकस ही टेक्नोलॉजी के ऊपर है, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट ही टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हर लिहाज से सलाहियत रखता है कि वो अपने बॉर्डर्स का दिफा करे, अपने शहरियों का दिफा करे, अपनी हदूद का दिफा करे, और पाकिस्तान हर लिहाज से वेल इक्विप्ड है। वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट, वी आर ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। तो मेरे ख्याल से ये कन्फ्यूजन तो दूर हो चुकी है। हम भी तो खटकते हैं ना, हम भी तो खटकते हैं ना इसराइल को, और वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। तो डेफिनेटली इसराइल अटैक करने से पहले खुदा न खासा सोचेगा तो ज़रूर, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा। और तमाम देखने वाले जो आए, होप आप लोगों के कॉन्फिडेंस के अंदर मजीद इजाफा होगा राना साहब सुनकर। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नाराज़ बहुत अरसे से चलती हुई आ रही है। बजट के मामले पर भी कुछ नए पॉइंट्स रखे हैं हुकूमत के सामने, उसके लिए क्या किया जा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है उसके लिए क्या प्लान उन्होंने बनाया। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अभी ब्रेक के दौरान कुछ खबरें आई हैं, वो ये कि इसराइल ने ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के ऊपर कुछ मज़ीद अटैक्स किए हैं, और इससे पहले अनाउंस भी किया था इसराइल ने कि ईरान जो है वो तैयार रहे, और इस मरतबा ईरान के शहरी जो हैं, सिविलियन जो हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा। अभी खबरें आना शुरू हो गई हैं। तो खालिद चिश्ती साहब, ये सिलसिला तो रुकता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है फ़िलहाल। आपको क्या लगता है कहाँ तक जाएगी ये एस्केलेशन, और किसको आगे आकर फिर कौन किरदार अदा कर सकता है जो कि काबिल अमल भी हो? ये अच्छा, देखिए, ये जाहिर है गेम ऑफ नर्व्स है, और प्रोलॉन्ग वॉर जितनी है वो सूट करती है इजराइल को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एस्केलेशन ना करना चॉइस ही नहीं थी ईरान के पास, उसको एस्केलेट करना ही करना थी। उसके बाद ये ऑब्लिगेटरी था कि वो जितना ज्यादा पनिश कर सकता है और हिट बैक कर सकता है और उन लोगों को अनईजी कर सकता है, जाहिर है ना सिर्फ लीडरशिप को इजराइल की, लेकिन इजराइल के लोगों को भी। अब ये जो एस्केलेशन लेडर है, इजराइल एक्चुअली दोनों मुल्कों में इस वक्त क्या चल रहा है, एक चीज चल रही है कि वो एस्केलेशन लेडर को समझ रहे हैं कि मेरे कंट्रोल में है, दोनों मुल्क समझ रहे हैं। जाहिर है डिफरेंस ये ज्यादा है कि जैसे मैंने कहा कि ईरान की एयरफोर्स ना होने के बराबर है,
बहुत ज्यादा ऑफेंस वॉर किसी और तरीके से बचा ही नहीं सकते, उनके पास ऑप्शन नहीं है। फ्रेंडली कंट्रीज बीच में जो अरब कंट्रीज ईरान की सिंपथाइज होनी चाहिए वो ऑफिशियली जरूर कहती हैं कि हमें हमदर्दी है और बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन फैक्ट आप देखिए कि जब ईरान के खिलाफ इजरायली जहाज आते हैं उनको कोई इंटरसेप्ट नहीं करता है। बहुत ज्यादा सपोर्ट दी जाती है, चाहे वो मिलिटरी दी जाए चाहे मॉरल दी जाए। तो ईरान का स्टेमिना उतना डेफिनेटली नहीं है। मैं कुछ रिसर्च में पढ़ रहा था कि शायद उनके पास 3500 या 4000 ये जो मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिसको फायर कर सकते हैं। अगर इतने हैं तो जाहिर है उन केयरफुल यूज करना ही ऑप्शन है उनके पास, लेकिन जाहिर है जो इजराइल की हिटिंग या टारगेटिंग स्ट्रेटजी है वो बहुत ज्यादा फोकस्ड है। वो एलिमिनेट कर रही है उनके ऑयल रिफाइनरीज को, उनके नर्व सेंटर्स को, उनकी कमांड कंट्रोल सेंटर्स को, उसकी लीडरशिप को तो कर ही रही है। आप रोजाना देखिए उनका बहुत बड़ा सीनियर लेवल पे ह्यूमन लॉस हो रहा है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। जाहिर है कि और सडन वैक्यूम खालिद साहब एक और चीज, पहले इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो बार बार ये बयान दे रहे थे कि हम सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं और बार बार उनको एड्रेस भी कर रहे थे, अब उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि जो ईरान के शहरी हैं उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है कि ईरान की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी तब्दील हो सकती है अपने आप को डिफेंड करने की? देखिए, डिफेंस स्ट्रैटेजी तब चेंज होती है जब आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होती है। वॉर कल्मिनेशन डिपेंडेंट होती है वॉर स्टैमिना के ऊपर। वॉर कल्मिनेशन स्ट्रैटेजी, जितनी स्ट्रैटेजी जाहिर है उसी तरह आप बेहतर डिफाइन कर सकते हैं जितना आपका स्टैमिना ज्यादा होता है। ईरान का अनफॉर्चुनेटली उस सेंस में वॉर फाइटिंग स्टैमिना ज्यादा नहीं है। अभी मैंने मिसाइल्स के आपको नंबर अप्रोक्सीमेट बताए हैं जो ओपन सोर्स में है, मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता। और इंपॉर्टेंट चीज ये है इसके अंदर देखने की कि जैसे मैंने कहा कि साई वॉरफेयर हम इसको कहते हैं या साई ऑपरेशंस कहते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इस वक्त ज्यादा चल रहे हैं। ईरान के खिलाफ जाहिर है लोग वो चाहते हैं इजरायली कि वो लोगों को मारा जाए जो बहुत ज्यादा हुकूमत के हक में नहीं है, उनको इंस्टिगेट किया जाए कि वो अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हों, अनरेस्ट क्रिएट किया जाए। और जाहिर है एक रजीम चेंज, उनको वो रजीम का लफ्ज यूज करते हैं, मैं रजीम नहीं करता। जाहिर है यहाँ पे एक लीगल गवर्नमेंट है, मैं उसको रजीम नहीं कहता, लेकिन जो इजरायली टर्म में है कि जी रजीम चेंज होगी, वो अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको लोगों को इस हद तक इंस्टिगेट करें, अनकंफर्टेबल करें और ये साबित करने की कोशिश करें कि आपके जो लीडर्स हैं वो आपके हक में फैसला नहीं कर। और जाहिर है जब ये लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो फौज के लिए लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा पाकिस्तान के लिए आप बात कर रहे थे, आप कॉन्सेप्ट यूज किया रजीम चेंज का, इसके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। तो मैं राना साहब से चाहूँगी इसके ऊपर ज़रा कमेंट ले लूँ। ईरान के अंदर रजीम चेंज, वैसे हमारे साथ कल मौजूद थे सैयद मोहम्मद अली साहब, वो अपना एनालिसिस इस सिचुएशन में दे रहे थे कि ईरान की रजीम के साथ बेसिकली अमेरिका को या इसराइल को मसला है, एज अ होल ईरान के साथ मसला नहीं है, क्योंकि पहले अमेरिका की जानिब से ही उनको ऑफ़र की गई थी, 1960s या 70s की बात है, जब उन्होंने कहा था कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो लेकर चल सकते हैं। बट जब वहाँ पर रेवोल्यूशन आया, उसके बाद ये वाली रजीम वहाँ पर आई, जो वो कहते हैं रजीम का वर्ड यूज़ करते हैं, तो इस रजीम चेंज की भी कोशिश की जा रही है। यू थिंक ट्रंप या अमेरिका या इसराइल इसके अंदर कुछ कर सकता है? देखिए, बात यह है कि जब इज़राइल या कोई दुश्मन हमला करता है और दुश्मन इतना बुज़दिल हो, जो बच्चों को मारने वाला हो, जो ख़वातीन को मारने वाला हो, जो एथनिक क्लेंजिंग करने वाला हो, तो जो इख्तलाफात हैं वो दूर हो जाते हैं और यकजहती आ जाती है ऐसे दुश्मन के ख़िलाफ़। तो मैं नहीं समझता कि अगर ऐसा उनकी सोच थी तो वो इज़राइल के ऊपर जो है ईरान तकसीम का शिकार होगा, नहीं होगा। इज़राइल के ख़िलाफ़ ईरान जो है वो यकजहती का मुजाहरा करेगा। देखिए, हमें यहाँ एक और पहलू देखना है कि इज़राइल जो है एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, क्योंकि अगर आप जंग भी हो तो जंग में भी कोई कायदे कानून होते हैं। आप बच्चों को नहीं मारते, आप न्यू बॉर्न्स को या टीनेजर्स को या आप खवातीन को या रेजिडेंशियल एरियाज पे आप हमला नहीं करते, आप हॉस्पिटल्स पर हमला नहीं करते। और ये तो जो ऐसी कौम जो कहती है कि जी हमारी एक दफ़ा एथनिक क्लेंजिंग हो रही थी, आज वो इस दौर में एथनिक क्लेंजिंग करने के लिए जो है, और वो न्यूक्लियर स्टेट खुद है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो ये तो हमें तो इस चीज़ पे खदशा है कि इजराइल इज़ अ इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेट, जो कि अगर बच्चों में और बेटियों में और बहनों में और सिविलियंस में तफरीक नहीं कर सकता, तो वो न्यूक्लियर के किस तरह वो हैंडल करेगा? वो तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के ऊपर, दुनिया को फोकस करना चाहिए। और यहाँ हमारा चैलेंज है कि हम डिप्लोमेसी के ज़रिए दुनिया के अंदर इस बात को उजागर करें कि ये अगर अनचेक्ड चलता रहेगा तो एक एनार्की फैल रही है दुनिया के अंदर, और फिर इसका नतीजा जो है वो दुनिया के पीस के लिए बड़े खतरनाक है। तो दिस इज द टाइम टू टेक अ स्टैंड एंड वी आर टेकिंग अ स्टैंड। और प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की
वैसे तो कमी सिचुएशन आती है, लेकिन कभी आ भी जाए तो वो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन तक महदूद होकर रह जाती है। इस पर कुछ अर्सा बात की जाती है एंड देन सब भूल भुला जाते हैं। इसको कंसिस्टेंसी के साथ लेकर चलना, परसू करते रहना, ये भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर आप पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक साइड को अगर आप सिर्फ स्टडी कर लें तो पाकिस्तान कंसिस्टेंटली हमने कोई फोरम नहीं छोड़ा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कोई ऐसा फोरम नहीं छोड़ा जहां फ़लस्तीन की बात ना की हो, जहां गाज़ा की बात ना की हो, जहां जो लाशें गिराई जा रही हैं जो है बच्चों की, उनकी बात ना की हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर ईरान इस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर रहा है, इतने मुश्किल वक्त में वो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है, तो हमें हमारे जहनों में क्लैरिटी होनी चाहिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत वो रोल अदा कर रही है जो एक मुसलमान स्टेट को करना चाहिए है। इस नाते में कि ह्यूमैनिटी को जो है वो चैलेंज किया जा रहा है, ह्यूमैनिटी पे हमला किया जा रहा है, तो हम वो रोल अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के शहरियों को फ़ख्र करना चाहिए कि हम इसके अंदर कोई वी आर नॉट कंफ्यूज, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम बिल्कुल डट के खड़े हैं इस जुल्म के खिलाफ। ठीक है बैरिस्टर साहब, इस गवर्नमेंट की पॉलिसी और जिस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अपना रोल प्ले कर रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पीटीआई बिंग द ऑपोजिशन जमात खुश है कि सही तरीका है, इसी तरह से करना चाहिए था, या फिर अगर पीटीआई के पास पावर होती राइट नाउ तो वो मुख्तलिफ तरीके से हैंडल करते? देखें, जो बात करनी चाहिए, जहाँ पे तारीफ बनती है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बड़े सही वक्त के ऊपर बड़ी मुनासिब बैलेंस जो है स्टेटमेंट जारी की ईरान की क्लियर कट हिमायत में। उसके बाद जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं यूनाइटेड नेशंस में इस वक्त, उन्होंने बड़ा वाजे पाकिस्तान की कौम की तरफ से, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से एक वाजे बयान दिया है ईरान के साथ खड़े होने का। सो इस हद तक तो बात ठीक है, लेकिन मैंने जिस तरह पहले कहा कि ओआईसी और दीगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे चीज़ों को मज़ीद उठाना हमारी एक जिम्मेदारी है। हम पाकिस्तान वाहिद न्यूक्लियर पावर मुस्लिम मुल्क है, और पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक अहम रोल प्ले किया है, जिसकी ईरान ने तारीफ भी की है, जिस तरह राना साहब ने भी कहा। लेकिन मज़ीद काफ़ी कुछ हो सकता है। देखें, हमारे साथ अब अगर तवक्कुआत वो ये लगा लें, या जिस तरह अवाम में कि तासुर बनता जा रहा है कि जी अगर ईरान पे हमला हुआ तो पाकिस्तान के जोहरी असासे जो हैं वो इस्तेमाल में आ सकते हैं, देखें वो तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, कई जिम्मेदारियां हैं, हमारे असासे हमारी मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस के लिए हैं, और हमें अल्लाह ना करे कभी अपने दिफा के लिए भी इस्तेमाल करने की उसको ज़रूरत पड़े। लेकिन जो बाकी सब चीज़ें हैं मोबिलाइज करने की, पाकिस्तान का ईरान सिर्फ एक बरादर मुस्लिम मुल्क नहीं है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अहम नेबरिंग मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान का बड़ा बॉर्डर है। सो उसके पाकिस्तान का अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है उनकी सेफ्टी में और उधर पीस के अंदर। सो बिल्कुल पाकिस्तान एक मेरे ख्याल में जो डिप्लोमेटिक साइड है, स्ट्रेटेजिक साइड है, जियोपॉलिटिकल साइड है, चाइना के साथ जो इन्वॉल्वमेंट है, चाइना और रशिया की जो भी इस सिचुएशन के अंदर उनका रोल हो सकता है, ओआईसी के अलावा पाकिस्तान को बिल्कुल उसमें एक अहम किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान ही कॉन्डुइट है रशिया के लिए भी, चाइना के लिए भी, टुवर्ड्स ईरान। सो पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल अहमियत इस कॉन्फ्लिक्ट में किसी और मुस्लिम मुल्क के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान को उसको पूरी तरह उजागर करना चाहिए। पाकिस्तान एक बड़े मुल्क के तौर पर इवन बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हम तो ये कह ही रहे हैं, हम तो वो उन चंद ममालिक में से हैं जो इसराइल को रिकग्नाइज ही नहीं करते। हमारे लिए तो वो ना सिर्फ एक रोग स्टेट है, और जिस तरह राना साहब ने कहा वो तो जेनोसाइड इधर क्या कर रहे हैं। मुझे हमें तो ये लगता है कि वो ईरान पे हमला करके बिल्कुल हम इधर हमला करके वो फलस्तीन से और गजा से इस वक्त अटेंशन भी डाइवर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वो जेनोसाइड कर रहे हैं। लॉज ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो हैं, और सिर्फ यही नहीं तैमूर साहब, क्योंकि पाकिस्तान के तनाजुर में हम बात कर रहे हैं तो इस जंग से जो मईशत है या महंगाई की हम बात करें उसके अंदर भी इजाफा हो सकता है। और रिसेंटली बजट भी पेश किया गया जिस पर पीपल्स पार्टी ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तो मैं आपसे ही इस वाले टॉपिक का आगाज़ कर देती हूँ। असद कैसर साहब ने रब्ता किया है राजा परवेज़ अशरफ से कि अगर वाकई में पीपल्स पार्टी सीरियस है बजट पर वोट ना देने के मामले पर, तो पीटीआई और उनका इत्तेहाद इस मामले के ऊपर बन सकता है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा इलेबोरेट करें, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लेगी पीटीआई जो इस वक्त इत्तेहाद का हिस्सा है हुकूमत की? देखिए, मैं तो हमेशा इस फेवर में रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को डायलॉग करना चाहिए, बात करनी चाहिए। पार्लियामान में भी हम इनके साथ बैठे हुए हैं, सेनेट हो जाए चाहे नेशनल असेंबली हो,
हमारा इख्तिलाफ राय और कानूनी जंग और सियासी जंग अपनी जगह पे है और वो चलनी चाहिए। और जहाँ बजट के मामलात हैं, इसमें देखें बजट के मामले के ऊपर दो मुख्तलिफ राय होना और खिलाफ वोट करना, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी आपको पता है कि कितना कितना अरसा जो है वहाँ पे बजट लटका रहा पिछले सालों के अंदर, और गवर्नमेंट वाज ऑलमोस्ट कमिंग टू अ स्टैंड स्टिल इन द यूएस। तो पाकिस्तान में अगर वफाकी बजट जो है वो इस तरह के उसके अंदर जो इश्यूज हैं, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी जो इनकी इत्तेहादी जमात है, जिसको इन्होंने रियासत के सारे अहम इस वक्त आपका वाइट पेपर नहीं आया है तैमूर मलिक साहब। पीटीआई ये कह के गई थी कि वाइट पेपर आएगा, कोई शैडो बजट नहीं था, उसके बाद वाइट पेपर की बात हुई, अभी तक कुछ आया नहीं है, कोई तजावीज़ नहीं है, इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है या कब तक आ सकता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है और हुआ भी है। अगर आप इस वक्त जाके सोशल मीडिया भी देख लें तो आपको उमर अयूब से लेकर हमाद अजहर से लेकर बाकियों की बहुत तफसीली पोस्ट नज़र आएंगी, जो पहले हमारे हुकूमत में वजारत ख़जाना से जिनका ताल्लुक रहा है, मईशत से ताल्लुक रहा है, वो सब लोग लिख रहे हैं और बिल्कुल कर रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा का बजट जो है वो उसके जो खदो खाल अभी पेश किए गए हैं असेंबली में, ठीक है, उस पे मैं आती हूँ, लेकिन तरजीह में क्या शामिल है तैमूर साहब? एहतजाज तरजीह में शामिल होगा या फिर ये वाइट पेपर बजट के ऊपर शामिल होगा तरजीह में पीटीआई के लिए? देखिए, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है, पाकिस्तान की बहुत अवाम मुंसलिक है, तो कानूनी माशरती और बाकी सारे मामलात जो हैं वो बिल्कुल साथ साथ चल सकते हैं। और जहाँ तक एहतजाज की बात है, देखें एक एहतजाज किस चीज़ के ऊपर है, बिला वजह नहीं है। अगर आप पार्टी के जो पेट्रन इन चीफ हैं उन तक रसाई नहीं देंगे, खैबर पख्तूनख्वा का उनसे बजट डिस्कस नहीं करने दिया जा रहा, अगर उनके ऊपर आप सख्तियां रखेंगे, उनकी बेलें नहीं लगाएंगे, तो जाहिर है एक सियासी जमात जो है, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो क्या करेंगे? कल तो मुलाकात होने जा रही है वकील उनके लिए खान साहब से, तैमूर साहब, कल तो मुलाकात होने जा रही है, देखते हैं जी। ठीक है, कल तक के लिए इंतजार कर लेते हैं, उनकी डायरेक्शन। ठीक है राना साहब, पीपल्स पार्टी बड़ी नाराज है, वो कहती है कि आप हमारी बात ही नहीं मानते, आप क्यों उनकी नाराजगियां दूर नहीं कर देती है गवर्नमेंट? देखिए, अभी बजट पेश किया गया है और ये वो 2-3 हफ्ते होते हैं कि ट्रेजरी बेंचेस हों, ऑपोजिशन हो, कि वो अपनी तजावीज़ दें, और हमारे कोई दरवाजे तजावीज़ के लिए बंद नहीं हैं। देखें, हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हम IMF प्रोग्राम में हैं और हमारे पास एक महदूद फिस्कल स्पेस मौजूद है। उसके बावजूद हमने कोशिश की है कि जो डायरेक्शन है इस बजट की, उसमें सैलरी क्लास को पता चले कि हम उनके टैक्सेस कम करना चाहते हैं। हम एक रियलिस्टिक एफर्ट करना चाहते हैं कि जहां जो नॉन फाइलर है, चाहे वो ताजिर हजरात हों या जो भी हों, अगर वो नॉन फाइलर है तो उसके लिए ज़िंदगी आसान नहीं होगी, उसको गाड़ी ख़रीदने में, प्रॉपर्टी ख़रीदने में, इंटरनेशनल ट्रैवल करने में कदगन होगी, मुश्किल होगी। देखें, बिल्कुल जहां ये अरेस्ट की बात थी कि CEOs और CFOs को अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसके ऊपर जो लोगों ने अपनी एप्रीहेंशंस दी और सेनेट की कमेटी में भी या किसी और कमेटी में भी अगर इस चीज़ को रेज़ किया गया तो वी आर रिसेप्टिव। हम कोई कानून तो बिल्कुल भी नहीं पास करना चाहते जो लामहदूद जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है किसी को दे दे। तो वहाँ फ़िल्टर्स मौजूद हैं, ऐसे फ़िल्टर्स मौजूद हैं कि इस चीज़ को मिसयूज़ ना किया जाए। और जो हमारे पास तजावीज़ आ रही हैं, ऐसे कवानीन भी तो होने चाहिए ना, कि स्पेशली ये टैक्स का मामला जो है ये बहुत बड़ा और बहुत अरसे से हम हर बजट में इसको डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें अपना टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें टैक्स इस्लाहात नजर नहीं आते। इस बजट के अंदर भी क्या टैक्स इस्लाहात? देखिए, जब अगर शेयर करें, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नॉन फाइलर है वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेगा, नॉन फाइलर जो है वो गाड़ी नहीं खरीद सकेगा, नॉन फाइलर इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकेगा। ये बहुत बड़ी इस्लाह है। अगर हमने पिछले साल 400 अरब टैक्स इन्फोर्समेंट के जरिए और टैक्स नेट को बढ़ा के इकट्ठा किया है, तो ये एक रिकॉर्ड है। पहले टैक्स कलेक्शन की तारीख में 400 बिलियन की कलेक्शन। सख्ती से ज्यादा आपको लगता नहीं ये इंपॉर्टेंट है कि इस तरफ रागिब किया जाए नॉन फाइलर को कि भाई आप फाइलर बन जाए? मेरे ख्याल से इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, फिर टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रैक एंड ट्रेस के जरिए मुख्तलिफ सेक्टर्स को टेक्नोलॉजी के जरिए, चाहे वो शुगर हो, सीमेंट हो, बेवरेजेस हो और दीगर शोबों को दिन ब दिन ऐड किया जा रहा है, POS को मजबूत किया जा रहा है। तो बहुत सारी टैक्स रिफॉर्म्स हैं जो पहले नहीं थी। और देखें, जहां आपने देखें टैक्स देना हर एक का फरीज़ा है, और एक सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स बढ़ाना
और टैक्स रेट को बढ़ाई जाना ये कोई पॉलिसी नहीं है। Exactly. इसका तोड़ वही है जो इस बजट के अंदर दिया गया है और वो इन्फोर्समेंट के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी मैपिंग, जो एक्सपेंस मैपिंग है कि आपके अखराजात को मैप किया जाए और फिर आपकी इनकम का तयन किया जाए, तो वो सारे मेजर्स लिए गए हैं। अच्छा राना साहब, इस बजट के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो कॉन्ट्रडिक्टरी भी हैं। एक तरफ ग्रीन इकोनॉमी की बात की गई है, तो दूसरी तरफ जो सोलर पैनल्स हैं उनके ऊपर जीएसटी लगाया गया है, देन हाइब्रिड गाड़ियां जो हैं उनके ऊपर ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी गई है। तो ये किस तरह से पॉसिबल होगा, एक तरफ ग्रीन इकोनॉमी और दूसरी तरफ टैक्स? देखिए, इसकी बड़ी बेसिक सी एक्सप्लेनेशन है। आपने बहुत सारी टैक्स एनॉमलीज क्रिएट की हुई थी, बहुत सारे वेवर्स दिए हुए थे, उन वेवर्स को दूर किया गया क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में, जहां कहीं सेल टैक्स 10% था, कहीं 5% था और कहीं 18% था, तो इन चीज़ों को एक लेवल के ऊपर लाया गया है कि अब जो वेवर्स थे वो ख़त्म किए गए। पहले यही गवर्नमेंट जो है वो सोलर पैनल्स के लिए लोगों को फोकस कर रही थी कि आप सोलर पर आ जाएं, देन फिर नेट मीटरिंग का मामला आ गया, उसके ऊपर एहतजाज आया तो फिर जीएसटी लगा दिया गया। देखिए, बात ये है, इट्स बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। इट इज़ एब्सोल्युटली, मैं इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखें, एक तो सोलर की प्लेट जो कि 70 रुपए या 80 रुपए वॉट थी, आज वो 15 रुपए वॉट हो गई है और पाकिस्तान हैज़ गॉन थ्रू अ सोलर रेवोल्यूशन। 10,000 मेगावाट से ज़्यादा सोलर पैनल्स इंपोर्ट हो चुके हैं। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल इसको देखना है, इनकरेज भी करना है। अगर वो 15 रुपए की चीज़ अब 18 रुपए में हो जाएगी तो आज भी ख़रीदार का पे बैक उतना ही अच्छा है, बल्कि बहुत बेहतर है, दुगना बेहतर है जब वो 70 रुपए का था या 50 रुपए पर वॉट था। तो इट इज़ स्टिल फीजिबल, लेकिन हुकूमत ने अपनी जो टैक्स अनॉमलीज हैं उसको दूर करना है। देखिए ये नहीं हो सकता। टैक्सेस से वो डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ क्यों नहीं आना चाह रहे? इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये मामला होता है कि एक ही सफ में खड़े कर देते हैं महमूद अयाज को, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर इतना ज्यादा रिलाय आपको लगता है ठीक है किसी भी इकोनॉमी के लिए? देखिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने टैक्स फाइलर्स, नॉन फाइलर्स के साथ क्या इकदाम लिए हैं, हमने एग्रीकल्चर के ऊपर 76 साल बाद हमने टैक्स इक्विटी लेके आए हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टल टैक्स इक्विटी लेके आए हैं कि वही जो इनकम है वो बराबर पे टैक्स होगी। तो हमने इनकम टैक्स को लेवलाइज किया है, तो ये सारा कुछ हमने किया है और ये देखें इसके रिजल्ट आएंगे। अब हमारा बिल्कुल ये मौक़िफ़ है कि हमने इन्फोर्समेंट करनी है और ये साल इन्फोर्समेंट का है। और प्राइम मिनिस्टर, आप यकीन करें कि हर हफ्ते FBR की मीटिंग लेते हैं, रिव्यू करते हैं प्रोग्रेस को, और ये काम अब रुकने वाला नहीं है और किसी के साथ ज्यादती नहीं होने वाली। सुना दें कि कुछ महंगाई में कमी होने वाली है। देखिए, महंगाई पे इंशाल्लाह ताला जो हमने टैरिफ्स के अंदर रिलीफ दी है, जो टैरिफ लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है, जिसमें ऑल अक्रॉस RDs, ACDs और CDs को कम किया जा रहा है, जो कस्टम ड्यूटीज, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज और रेगुलेटरी ड्यूटीज हैं, उसमें 200 अरब का इम्पैक्ट जो है इस पहले साल में आ रहा है, जिसके अंदर ड्यूटीज को कम किया जाएगा। डेफिनेटली वो चीज़ जब इम्प्लीमेंट होगी तो वो ट्रिकल डाउन करे। राइट, अच्छा, इन द एंड खालिद साहब, ट्रम्प का एक बयान आया, वो कहता है कि ईरान ये जंग नहीं जीत रहा है, उसको बहुत मार पड़ रही है, उसको ये इस जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए या फिर रिट्रीव कर लेना चाहिए। इसके ऊपर आपका लास्ट कमेंट मैं चाहूंगी दे दें, फिर वक्त खत्म हो गया हमारे पास। देखिए आयशा, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो बयानात हैं वो काफी स्विंग करते रहे पिछले एक हफ्ते के दौरान। वो इसलिए कि सबसे पहले उन्होंने जब कहा था कि जब हुआ तो उन्होंने कहा हम हिमायत करते हैं इस अटैक की, फिर उन्होंने कहा कि ईरान को फौरी तौर पर सबक सीख लेना चाहिए और गिव अप कर देना चाहिए मुज़ाकरात में, और फिर तीसरे दिन उनका बयान आया कि ईरान को शायद पता ही नहीं है कि व्हाट इज मोर कमिंग, तो उन्होंने और ज्यादा अग्रेसिव लैंग्वेज की। लेकिन जब ने 3 दिन देखा कि ये ईरान हिटबैक कर रहा है, इजराइल का भी नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने टोन चेंज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं नेगोशिएशन करवा सकता हूँ, मैं एक डील पे ला सकता हूँ दोनों को। ये पहले दिन दूसरे दिन तो हमें नजर नहीं आया था। और क्यों नहीं नजर आया था? क्योंकि ईरान ने सरप्राइज दिया है हिटबैक करके। जैसे मैंने कहा कि नेगोशिएशन टेबल पर तो वही तभी ईरान को फायदा होगा ना कि जब एंड होगी वॉर या जो भी ये एस्केलेशन है, तो ईरान की बेहतर पोजीशन हो। ईरान के पास बहुत ज्यादा एडवांटेज अभी भी है। क्लोजिंग में मैं ये कहना चाहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम ये जो सरफेस टू सरफेस वो मिसाइल मार रहे हैं, उसके बाद उनके पास ट्रिपल H एक फोर्स रही है, हौतीस, हमास एंड हिजबुल्लाह, वो उनको यूज करते रहे हैं और उनका बहुत बड़ा नेटवर्क और उनकी कनेक्शन और कंफर्ट लेवल इनके साथ रहा है। और तीसरा जिस चीज का उनको क्वेश्चन करना चाहिए ईरान को इस वक्त, वो है उनके इनसाइड जो मोसाद पेनिट्रेट कर चुकी है उनके नेटवर्क के अंदर, वो बड़ा खतरनाक है। वैसे गिरफ्तारियां तो कर रहे हैं एंड कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि कुछ हैंग भी किए गए हैं वहाँ पर लोगों को। वक्त हमारे पास खत्म हो गया। तैमूर साहब, इन द एंड लास्ट 30 सेकंड के अंदर ये बता दें कि मौलाना फजल रहमान तो नहीं माने आपके साथ आने के लिए, क्या पीपल्स पार्टी मान जाएगी? पूरी उम्मीद है आप? नेवर से नेवर इन पॉलिटिक्स भी,
तो मौलाना फजलुर रहमान का भी जहाँ पे सबका कोई एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होगा किसी बात पे, तो बिल्कुल उनसे भी बात हो सकती है। और जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, आई थिंक वो कोई और वजह नहीं है। हम तो बजट की, आवाम की बात है, आवाम का बजट होना चाहिए। उसके ऊपर अगर कोई ऐसी बात है जिसपे हम दोनों एग्री करते हैं तो बिल्कुल बात होनी चाहिए। और देखना तो ये है कि क्या आगे मामलात चलते हैं। ठीक है, आप भी बैठ के अभी इंतजार करें, देखते हैं कि क्या मामला है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। हमने कोशिश की है कि इस वक्त इंटरनेशनली, स्पेशली मिडिल ईस्ट के अंदर जो मामला चल रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके ऊपर एनालिसिस हम ले सकें, गवर्नमेंट का भी, ऑपोजिशन का भी। उसके साथ साथ हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट भी मौजूद थे। आई होप कुछ क्लैरिटी जो है वो आ चुकी होगी कि पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है, जो क्लियर नहीं है, कन्फ्यूजन का शिकार है, वो अमरीका है और शायद कुछ हद तक इसराइल भी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।